लास्ट क्लास में हम लोग रजिस्टिविटी की बात कर रहे थे। चलिए देखिएगा, रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी को किससे इंडिकेट करते हैं? रो से। तो हमने पढ़ा था R इज इक्वल्स टू रो L बाय L बाय हमारे पास A था, तो हम लोग रो बराबर क्या लिख सकते हैं? रो बराबर हमारे पास आ जाएगा R A बाय हमारे पास L। क्लियर? तो हमने कंसीडर किया था कि एक क्यूब होगा हमारे पास, एक क्यूब कंसीडर करने को हमने बोला था कि एक क्यूब कंसीडर कर लीजिए। और क्यूब का हमने बोला था कि कोई भी दो साइड्स हमारे पास इलेक्ट्रोड्स कंसीडर कर लेना, कि ये हमारे पास इलेक्ट्रोड्स है और दूसरा ये साइड भी इलेक्ट्रोड्स है। और हमने सारा डायमेंशन कितने रखने को बोला था? 1 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास जो लेंथ होगा, ब्रेथ होगा और हमारे पास जो हाइट होगा वो सारा कितना था? 1 सेंटीमीटर। हमने बात किया था कि हमारे पास जो मेटालिक कंडक्टर है वो मेटालिक कंडक्टर के बारे में कभी इसके बारे में हमें नहीं पढ़ना, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बारे में पढ़ना है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में अगर हमारे पास लगाएंगे तो एरिया कौन सा लेंगे? इलेक्ट्रोड्स का एरिया। ये हमारे पास अगर क्यूब है तो क्यूब का जो हमारे पास दोनों साइड होगा, बैटरी देखे हो घर में इन्वर्टर, अगर घर में इन्वर्टर कभी खुलते हुए देखे होगे तो उसमें प्लेट्स नजर आएंगे, प्लेट्स होता है, एक रेक्टेंगुलर शेप का प्लेट्स होगा या स्क्वायर शेप का प्लेट होगा। तो वही इस प्लेट का हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं? ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। और एक प्लेट से दूसरा प्लेट, मतलब एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव जो होगा, उनके बीच का भी सेपरेशन कितना है? 1 सेंटीमीटर। क्लियर इतनी बात है? तो अगर हमारे पास रजिस्टिविटी को, अब रजिस्टिविटी होगा वो हमारे पास R हो जाएगा। एरिया कितना है हमारे पास? 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। लेंथ हमारे पास कितना होगा? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल, बचेगा क्या हमारे पास? रो इज इक्वल्स टू R ही बचेगा। अगर हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई करोगे R से तो R ही तो बचेगा। तो रजिस्टिविटी क्या है? काइंड ऑफ रेजिस्टेंस है। जब हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो और हमारे पास लेंथ क्या हो? 1 सेंटीमीटर। तो अगर हम बात कर रहे थे कि ये अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सिस्टम होगा हमारे पास, अगर ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा तो हमारे पास इसका जो वॉल्यूम होगा वो 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये कितना आएगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब। इसको लिख सकते हैं हमारे पास ये कितना होगा? 1 ml होगा। क्या बात समझ में आया? तो हम यहाँ से क्या बोलने वाले हैं वो समझना कि ये जो सिस्टम है हम अगर इसमें फिट करना चाह रहे हैं तो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स अगर इसमें भरा हुआ रहेगा, पहला ये आधा दूर तक नहीं भरेंगे, वरना फिर इलेक्ट्रोड्स का जो हमारे पास इलेक्ट्रोड्स का जो सरफेस एरिया जो क्रॉस सेक्शन एरिया ले रहे हो वो हमारे पास A²/2 हो जाएगा। तो ये पूरा में हम भर रहे हैं, ये जो क्यूब ले रहे हैं वो क्यूब में पूरा हमारे पास भरा हुआ है इलेक्ट्रोलाइट्स। तो वो अगर ये 1 सेंटीमीटर का अगर क्यूब है, इसमें अगर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है तो इसके द्वारा जो रेजिस्टेंस ऑफर किया जाएगा वही हमारे पास क्या होगा? रजिस्टिविटी। अब इसमें जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ रहेगा उसका वॉल्यूम कितना होगा? 1 ml। तो रेजिस्टेंस ऑफर बाय 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आर नॉन एज रजिस्टिविटी। अब इसी का हमारे पास अगर हमारे पास दूसरा यूनिट की अगर हम बात करें रो का, तो यहां से देखो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा? ओम। ओम। एरिया का हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ का हमारे पास सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ओम सेंटीमीटर हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम?
तो हमारे पास यहाँ से छोटा सा एक लाइन, बस वो डिफिनेशन कि रजिस्टिविटी क्या था, रेजिस्टेंस ऑफर बाय resistance offered by 1 ml of electrolyte. 1 ml of electrolyte is known as resistivity of the electrolytic solution. क्लियर इतनी बात है कि 1 ml इलेक्ट्रोलाइट्स के द्वारा जितना रेजिस्टेंस ऑफर किया जाएगा वही उसका क्या होगा, रेजिस्टिविटी. लिख लीजिए इतना. चलो हो गया, ये बढ़े आगे. अरे कहाँ इतना पीछे बैठते हो, यहाँ 2 ही लोग बैठा हुआ है, बैठ सकता था आराम से. पंखा वहां पे भी पंखा है. कोई नहीं, जहां बैठो संतुष्टि रहे और पढ़ाई करो. तुम सुनता है यहाँ. चलिए हो गया, जल्दी करें. नहीं, करते रहना यार. चलो अब आगे पढ़ते हैं. नेक्स्ट अब हमारे पास है कंडक्टिविटी. हमारे पास रेजिस्टिविटी था, जैसे अगर हमारे पास कंडक्टेंस क्या था, G इज इक्वल्स टू 1/R, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. तो जैसे रेजिस्टिविटी का अब क्या है, मान लो रेजिस्टेंस का कंडक्टेंस था, रेजिस्टिविटी का कंडक्टिविटी होगा. तो कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी. क्लियर, सबसे छोटा यही बोल सकते हैं. तो अब यहां से देखना हमारे पास क्या होगा कंडक्टिविटी में. इसमें देखना, जैसे देखो ये, अच्छा कंडक्टिविटी को जो रिप्रेजेंट करेंगे वो अगर हमारे पास रिप्रेजेंट होगा K से. K मतलब इसका जो स्पेल करते हैं वो कप्पा. कप्पा
KAPPA, कप्पा। अब देखना यहां से हमारे पास क्या था, हम लोग लिख रहे क्या रहे थे, R इज इक्वल्स टू रो L/A था। अब देखो यहां से हमें जो रिप्रेजेंट करना है वो 1/रो करना है, तो ये इधर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, 1/R हो जाएगा, और हमारे पास L/A कांस्टेंट रहेगा। किसी को कोई प्रॉब्लम? रो को इधर ले आए, 1/रो हो गया, रेजिस्टेंस को ऊपर था हमारे पास न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, L/A एज इट इज रहेगा। कोई प्रॉब्लम? हाँ, ये L है, यहाँ पे भी L है। अब यहाँ से देखें, ये 1/रो को ही क्या बोल रहे हैं, कप्पा, कंडक्टिविटी। ये हमारे पास क्या आ गया, 1/R, हमारे पास L/A। अब देखो 1/R को क्या बोल रहे थे, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, G से। अब यहां से देखो L/A, कोई भी बैटरी लोगे, अगर हमारे पास कोई भी बैटरी है तो उसमें हमारे पास बैटरी का साइज चेंज होता है क्या? जो बैटरी घर खरीद के लेकर आए हो, ऐसा नहीं, बैटरी अलग अलग शेप साइज का आता है, मगर एक बार जो जिस शेप साइज का कंस्ट्रक्ट हो गया, बन गया, उसके बीच हम उसके बाद तो उसका शेप और साइज हमारे पास चेंज नहीं होगा। मतलब हमारे पास इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो लेंथ होगा वो चेंज नहीं होगा। इलेक्ट्रोड्स का जो जिस प्लेट बना हुआ है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज नहीं होगा। मतलब हमारे पास जो लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया होगा इलेक्ट्रोड्स का और इलेक्ट्रोड के बीच का सेपरेशन, वो किसी भी एक पार्टिकुलर सेल का, किसी एक पार्टिकुलर सेल का क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्लियर? ये बात समझ में आया? तो ये हम बोल सकते हैं कि ये किसी भी सेल के लिए क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर ये किसी भी सेल के लिए कांस्टेंट होगा तो G इंटू G स्टार, G स्टार क्या है, सेल कांस्टेंट। किसी भी पार्टिकुलर के लिए लेंथ और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया वो क्या होगा, फिक्स होगा। क्लियर इतनी बात है? वेयर के तो समझ में आ गया, कंडक्टिविटी है। G भी हमारे पास क्या है, कंडक्टेंस। तो यहां पे हमारे पास G स्टार नया टर्म्स आया। G स्टार क्या है, सेल कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट होगा किसी एक पार्टिकुलर सेल के लिए। अलग अलग सेल के लिए अलग अलग वैल्यू आएगा। अब यहां से देखो, अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, अगर हम यहां से इसके यूनिट की बात करें तो कप्पा बराबर हमारे पास क्या होगा, G का हमने क्या यूनिट बताया था, और कुछ बताया था, साइमन बताया था। तो G का हमारे पास क्या आएगा, साइमन। देखो G स्टार क्या है, लेंथ बाय एरिया। तो लेंथ हमारे पास क्या होगा, सेंटीमीटर, और एरिया क्या होगा हमारे पास, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये अगर ऊपर जाएगा तो -2, -2 में +1 घटाओगे तो -1 बचेगा। तो इसका कप्पा का जो यूनिट होगा वो साइमन पर सेंटीमीटर होगा। क्या बात समझ में आया? अब इसी का अब इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे, कंडक्टेंस। गौर से देखो, तो अगर हमारे पास ये पूरा, अगर हम G लेंथ भी 1 सेंटीमीटर, एरिया भी हमारे पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रखेंगे तो G स्टार का वैल्यू 1 होगा। तो मतलब वही चीज आ गया कि अगर हम फिर से वही कंस्ट्रक्ट करेंगे, अगर एक क्यूब कंसीडर करें तो उसका वॉल्यूम कितना आएगा, 1 ml। तो 1 ml के द्वारा जो कंडक्टेंस, G स्टार क्या है, कंडक्टेंस, 1 ml के द्वारा जो कंडक्टेंस ऑफर किया जाएगा वही क्या होगा, कंडक्टिविटी। क्लियर? कंडक्टेंस ऑफर बाय 1 ml या 1 सेंटीमीटर, 1 ml of electrolytic solution is known as conductivity.
कहा हो गया सुमित? किसको देख रहा था इतना पूरा घूर के? कुछ नहीं, कुछ नहीं है। Conductance offered by 1 ml of electrolytic solution is known as conductivity. टेस्ट कब है? थर्सडे को ना? कल है? हाँ तो कल टेस्ट है। सो के बिताइएगा, जल्दी आएगा। आप ही लोग का था स्टेटमेंट। तो कल कितने बजे था? 2:30 3:30 से है ना? ठीक। तो ऐसा थोड़ी है कि स्कूल नहीं जाना होता होगा। सारे लोग मॉर्निंग में आ सकते हो, तो फिर 3:30। चले बढ़े आगे, जल्दी करो बालक। अब हम लोग समझेंगे मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस क्या होता है? मोलर मतलब मोलारिटी। तो अब यहां से समझना कि जैसे अगर हम सब के लिए क्या डिफाइन कर रहे थे, 1 यूनिट के लिए डिफाइन कर रहे थे, उसी तरह हमारे पास जो मोलारिटी किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का अगर 1 मोलर ले मतलब हमारे पास 1 मोल लेंगे। 1 मोलर कहने का मतलब क्या है कि 1 मोल हमारे पास डिसॉल्व होगा 1 लीटर सॉल्यूशन में। यही तो होता है मोलारिटी का मतलब। N/V, N हमारे पास सॉल्यूट का, V वॉल्यूम का। तो जितना भी हमारे पास है, जैसे अगर किसी में हमारे पास जो लिखा हुआ है, अगर किसी का मोलारिटी 3 मोलर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब सीधा सिंपली हम लोग क्या करते हैं कि ये 3 जो होगा वो बराबर होगा N/V। अब नीचे 1 लगा देते हैं, तो ये हमारे पास 3 मोल्स होगा, 1 लीटर में डिसॉल्व होगा। 3 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर। क्लियर इतनी बात है? तो अब यहां से हम लोग हमारे पास मोलर कंडक्टेंस क्या होगा? हमारे पास 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट्स के द्वारा जो हमारे पास कंडक्टेंस ऑफर किया जाएगा, वही उसकी क्या होगी? मोलर कंडक्टेंस। क्लियर इतनी बात है? अब यहां से समझना दो चीज थोड़ा सा, एक तो मोलारिटी वाला समझ में आ गया कॉन्सेप्ट कि जो भी लिखा रहेगा मतलब उतना मानेंगे मोल ऑफ सॉल्यूट, और वॉल्यूम ऑफ लीटर, जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमेशा 1 लीटर। अब यहां से दूसरा समझना, हमारे पास जैसे समझना कि जैसे NaCl हमने डाला तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हुआ? NaCl। हमारे पास जो आयंस होगा वो क्या होगा? Na+ और Cl-। अब जैसे अगर मान के चले कि 2 लोग हैं, सुमित है और नवनीत है, दोनों मिलके कोई काम किया, तो अगर मान के चलो कुछ भी काम कर रहा है तो टोटल जो वर्क होगा वो सुमित और नवनीत का सम होगा। अब हमारे पास टोटल काम को देखो, अब यहां से देखो वही चीज को हम अब लोग इलेक्ट्रोलाइट्स पे अप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स में हमारे पास Na और Cl के द्वारा जितना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किया जाएगा वो हमारे पास टोटल हो गया, मगर इंडिविजुअल जो होगा वो अलग अलग होगा। अब यहाँ पे वो सिंबल अलग अलग होता है। जब हम लोग जब कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो तब उस केस में रिप्रेजेंट जो करेंगे वो बड़ा लैम्डा से करते हैं। बड़ा लैम्डा पता है आज तक? कैसा लैम्डा? तो ये होता है, ये स्मॉल लैम्डा है। V लिखना आता है, बस V को उल्टा कर दीजिए, ये कैपिटल लैम्डा हो गया। क्लियर? तो अगर हमें जब इलेक्ट्रोलाइट्स का कंडक्टेंस की बात करना है या कंडक्टिविटी की बात करना है तो कैपिटल लैम्डा से इंडिकेट करेंगे। अगर जब हमें कंडक्टेंस पता करना है आयंस का, वो कैटायन हो या एनायंस हो, तो उस केस में हम लोग यूज करेंगे स्मॉल लैम्डा। क्लियर? इतनी बात है क्लियर? तो अब हम लोग देखने वाले हैं मोलर कंडक्टेंस। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस क्या होगा कि अगर इलेक्ट्रोलाइट्स का अगर 1 मोल हमने डाला
1 मोल इलेक्ट्रोलाइट्स के द्वारा जो कंडक्टेंस ऑफर किया जाएगा वही क्या होगा, मोलर कंडक्टेंस। क्लियर इतनी बात है? कंडक्टेंस ऑफर बाय 1 मोल of electrolyte, conductance offered by 1 mole of electrolytic solution is known as मोलर कंडक्टेंस। बस इतना ही चीज है। अब देखो मोलर कंडक्टेंस को जो रिप्रेजेंट करेंगे, अब मोलर कंडक्टेंस हमारे पास कोई, हम क्या रिप्रेजेंट उसकी किसके लिए कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल लैम्डा, और इसको बस यहाँ पे m लगा देंगे। क्लियर? ये हो गया मोलर कंडक्टेंस। ये किसके बराबर होगा, अगर मान के चलो कि अगर हमने सॉल्यूशन जो लिया वो 1 ml लिया, तो 1 ml जब सॉल्यूशन लेंगे तो कंडक्टेंस किसके बराबर होता है, कंडक्टिविटी के बराबर, तो कप्पा के बराबर हो जाएगा। अब दूसरा समझना, हमारे पास जो वॉल्यूम है अगर 1 ml रखेंगे तो 1 ml रखेंगे तो कंडक्टिविटी के बराबर, अगर 2 ml रखेंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 3 ml रखेंगे तो 3 टाइम्स, 4 ml रखेंगे तो 4 टाइम्स, क्योंकि 1 ml कप्पा के बराबर। तो अगर हमारे पास 2 ml रखेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ कप्पा, 3 ml रखेंगे 3 टाइम्स ऑफ कप्पा। अगर हमारे पास VML अगर वॉल्यूम है, यहाँ पे याद रखना वॉल्यूम जो रखेंगे वो ml में रखेंगे, क्योंकि 1 ml का जो कंडक्टेंस था उसको कप्पा बोल रहे हैं। तो अगर हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो, जितना भी वॉल्यूम हो उतना वॉल्यूम मल्टीप्लाई होगा। क्या बात समझ में आया? मगर ये जो फार्मूला है वो बहुत कम यूज़ करेंगे। हमारे पास जो फार्मूला यूज़ करने वाले हैं वो दूसरा यूज़ करने वाले हैं। वो देखना हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या मोलर कंडक्टेंस कितना होना चाहिए सॉल्यूट का, मोल 1 मोल। तो अगर किसी की मोलारिटी, अब हमेशा तो ऐसा नहीं रहेगा, हमें कोई पार्टिकुलर सॉल्वेंट देगा, सॉल्यूशन देगा, उसका मोलारिटी बोल देगा 3 मोलर है। अब तो यहाँ हिसाब से तो 1 मोल के हिसाब से ये फॉर्मूला है। हमारे पास मोलारिटी 3 ml, 4 ml, 5 ml, 6 ml, 7 ml, सॉरी 7 मोलर, 8 मोलर, 9 मोलर, कुछ भी तो हो सकता है ना। अब यहाँ से समझना, यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, अगर मोलारिटी दिया हुआ है तब हम लोग मोलर कंडक्टेंस कैसे निकालेंगे। तो अगर हमारे पास ऐसा कंसीडर करें कि किसी सॉल्यूशन लेट m इज मोलारिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, कि कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जिसका हम मोलर कंडक्टेंस पता करना चाह रहे हैं उसकी मोलारिटी कितना है, m। तो हम इसको ऐसा कंसीडर कर सकते हैं कि m मोल ऑफ सॉल्यूट 1 लीटर में डिसॉल्व है। क्लियर इतनी बात है? ऐसा लिख सकते हैं कि m मोल ऑफ सॉल्यूट या m मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स डिसॉल्व इन 1 लीटर, या इसी को लिख सकते हैं डायरेक्ट 1 लीटर की जगह हम 1000 ml लिख दें, किसी को कोई प्रॉब्लम। तो यहाँ पे अगर हम ये पता कर लें कि 1 मोल कितना वॉल्यूम में डिसॉल्व है तो वॉल्यूम को रिप्लेस कर सकते हैं। हमें तो डायरेक्ट हमें m मोल का पता है ना, मोलर कंडक्टेंस से 1 मोल के लिए पता करिए, तो हम ये पता कर लेंगे कि अगर m मोलर अगर 1000 लीटर में डिसॉल्व है तो 1 मोल कितने में डिसॉल्व होगा, जितने में डिसॉल्व होगा उतने से यहाँ पे वॉल्यूम को रिप्लेस कर देंगे। तो हमारे पास जो 1 मोल होगा, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स डिसॉल्व होगा, वो कितने में होगा, 1000/m/ml में। तो हमें पता चल गया अगर मोलारिटी m है तो उसका 1 मोल कितने में डिसॉल्व होगा। क्या उसका वॉल्यूम पता चल गया? अगर वॉल्यूम पता चल गया तो इसमें रिप्लेस कर सकते हैं। अरे हाँ या ना, ये बात समझ में आया? ये जो हमने किया, हमारे मोलर कंडक्टेंस किसके लिए लिखा, 1 मोल के लिए, और 1 मोल हमारे पास 1 ml में डिसॉल्व है, तब हम लोग बात कर रहे हैं। या फिर हम बोल सकते हैं कि VML होगा वॉल्यूम,
तब हमने V से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ से हम पता कर रहे हैं किसी की मोलारिटी अगर m मोलर है तो उसको हम मान सकते हैं कि m मोल इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व होगा 1 लीटर में, मतलब 1000 ml में। तो हम यहाँ से अगर 1 मोल का इलेक्ट्रोलाइट्स का कंडक्टर 1 मोल कितने लीटर में डिजॉल्व है या कितने ml में डिजॉल्व है, ये अगर हम पता कर लेंगे तो वही तो उसका मोलर का पता चल जाएगा कि कितना वॉल्यूम है। तो सीधा सिंपली इसको वॉल्यूम को रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारे पास वॉल्यूम कितना आ गया, 1 मोल कितने में डिजॉल्व है। तो यहां से जो मोलर कंडक्टेंस आएगा, हमारे पास मोलर कंडक्टेंस जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, कप्पा इनटू हमारे पास 1000 बाय मोलारिटी। ये हो गया मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला। अब जब अगर इसका हम यूनिट की बात करें, अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो देखो हमारे पास मोलर कंडक्टेंस का क्या आएगा, कप्पा का यूनिट क्या लिखवाए थे, अभी कुछ देर पहले लिखवाए, साइमंस पर सेंटीमीटर। दूसरा 1000 का कोई मतलब, मोलारिटी को क्या लिख सकते हैं, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। क्लियर। अब इसी चीज को ऊपर ले जाएंगे तो मोल का पावर -1, लीटर का पावर +1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइमन पर सेंटीमीटर पर मोल लीटर आ जाएगा। क्लियर, लिख लीजिए। ऊपर वाला, जब तुम्हारे पास जो कंडक्टेंस, जो हमारे पास वॉल्यूम दिया रहे, मोलारिटी ना दिया रहे, उसका किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी दिया रहे कितने ml में है, बस वो बता दिया जाए तब। और जब हाँ 1 मोल होना चाहिए सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स, तब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट्स होना चाहिए और हमारे पास वॉल्यूम गिवन रहे और कंडक्टिविटी गिवन रहे तब। मगर जनरली जो फार्मूला यूज करेंगे ये हमारे पास मोलर कंडक्टेंस का, मगर फॉर्मूला दोनों है, एक ऊपर वाले से ही दूसरा फॉर्मूला ड्राइव किए हैं। बोलो दिशा। क्या हो गया आदर्श, रोशनी तुम्हारा तबीयत ठीक है? तो फिर जब पढ़ा भी रहे थे तब भी तुम्हारा सर नीचे था। इतना कंफर्ट ना करो, अगर तबीयत खराब है तो बोलो तबीयत खराब है, अगर ठीक है तो फिर अटेंशन पूरा रखो क्लास में, वरना बार बार इसी चीज़ को पढ़ने पड़ेगा और तब भी क्लियर नहीं होगा। तो जब पहली बार पढ़ाया जाए तो उतना अटेंशन के साथ रहो ताकि तुम्हारी समझ में आए, ना समझ में आए पूछो क्या हुआ आयुष, जल्दी कर। चलिए हो गया, बढ़े आगे। नेक्स्ट हमारे पास है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, नहीं हुआ था? चलो नेक्स्ट देखना हमारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगा, इक्विवेलेंट किसके कंसंट्रेशन के टर्म्स में आता था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नॉर्मेलिटी में।
तो अगर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी दिया रहेगा और उस केस में हमें पता करना उसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। क्लियर? तो सबसे पहला देखिएगा, अच्छा सबसे पहला क्या, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिखो, इक्विवेलेंस कंडक्टेंस। फिर यहां से इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करेंगे, मोलैरिटी इलेक्ट्रोलाइट्स का दिया रहेगा, आयंस का नहीं दिया रहेगा, तो यहां पे भी हमारे पास क्या यूज होगा, कैपिटल लैम्डा, और इक्विवेलेंट के लिए बस इसको EQ लिख देंगे। क्लियर? मोलैरिटी के लिए M, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए EQ। अब ये हमारे पास क्या होगा, जैसे मोलैरिटी जब बात कर रहे थे तो हमारे पास क्या था, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट्स के द्वारा जितना कंडक्टेंस ऑफर किया जाएगा V वॉल्यूम में। सेम चीज यहां पे भी लिखेंगे, हमारे पास 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, नॉर्मलिटी क्या था, 1 ग्राम, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो यहां पे भी सेम ही आ जाएगा कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट अगर इलेक्ट्रोलाइट्स का लेंगे V वॉल्यूम में, तो जो कंडक्टेंस ऑफर किया जाएगा वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगा। Conductance offer by 1 gram equivalent, 1 gram equivalent of electrolyte in V ml of electrolytic solution. Electrolytic solution is known as equivalent कंडक्टेंस। अब इसमें भी हमारे पास क्या फॉर्मूला बनेगा, हमारे पास कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या आ जाएगा, कप्पा इनटू हमारे पास VmL। अब फिर से यहाँ पे वही कंसिडर करेंगे कि सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कंसिडर करेंगे N। If N is normality of solution, कि N नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन है, तब हमारे पास क्या लिखेंगे, ऐसा लिख सकते हैं N ग्राम इक्विवेलेंट, N ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व इन 1000 ml सॉल्यूशन। तो हमारे पास A ग्राम इक्विवेलेंट कितने में डिसॉल्व होगा, 1000 बाय नॉर्मेलिटी। तो हमारे पास फॉर्मूले में चेंजेस क्या आ जाएगा कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू कप्पा, वॉल्यूम अबर हो गया हमारे पास 1000 बाय नॉर्मेलिटी। अब अगर इसका यूनिट की अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ से इसका यूनिट की बात करें तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू, कप्पा का आ जाएगा साइमन पर सेंटीमीटर, 1000 का कोई यूनिट नहीं, नॉर्मेलिटी का क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व डिवाइड बाय पर लीटर, नंबर ऑफ या इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो ये जो यूनिट बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, साइमन पर सेंटीमीटर, साइमन सेंटीमीटर लीटर पर ग्राम इक्विवेलेंट। लिख लीजिए। क्या दोनों में बस एक ही है, बस नॉर्मेलिटी के जगह मोलैरिटी है और यूनिट में चेंजेस है।
मगर दोनों फॉर्मूला देखने में एक है, मगर है एक नहीं, दोनों अलग अलग चीज है। अभी देखेंगे दोनों के बीच रिलेशन। चलिए हो गया। बताओ नवनीत, नॉर्मैलिटी और मोलारिटी में रिलेशन क्या था, फॉर्मूला? बहुत अच्छे। कितने लोगों को याद है, याद था या है नॉर्मैलिटी और मोलारिटी का रिलेशन? हम पूछे नहीं, हम पूछे बस कितने लोगों को याद है। लिख लिए, बढ़े आगे। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन मोलर इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। देखो यहां से हमारे पास क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंस, एज वी नो दैट, as we know that equivalent conductance is equals to, हमारे पास क्या आएगा, कप्पा इंटू 1000 बाय नॉर्मैलिटी, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000। नॉर्मैलिटी बराबर लिखा जा सकता है मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर, जो लिखो। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, मोलारिटी इनटू हमारे पास वैलेंसी फैक्टर, या एन फैक्टर लिखोगे तो एन फैक्टर लिख लेना। अब यहाँ से देखो ये जो टर्म्स अब हमारे पास बचा, क्या यही हमारे पास मोलर कंडक्टेंस का था फॉर्मूला, कप्पा इंटू 1000 बाय मोलारिटी। तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा, हमारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू कप्पा, सॉरी कप्पा का लिख रहे हैं, हमारे पास मोलर कंडक्टेंस और डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं कि मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू हमारे पास वैलेंसी फैक्टर इनटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। लिख लेना वेयर VF इज वैलेंसी फैक्टर, लिख लीजिए। यहाँ पे सॉरी VM नहीं आएगा, लैम्डा m आएगा। दोनों चलता है कि एक चलता है ऐसी? नहीं, दोनों उस कमरे में दोनों चलता है। इसमें उस कमरे में एक चलता है, यहाँ दो चलता है। कम कर दीजिएगा जितना। बंद हो गया, रिमोट दीजिए तो।
हाँ ठीक तो है, चालू हो गया दोनों। करना बंद कर ले। पहले ही बोल चुके पंखा बंद एसी चालू, हमको अगर जरूरत पड़ेगा हम करेंगे। तुम मत बोलो कि पंखा बंद कर दीजिए एसी चालू कर दीजिए। चलो लिख लिया ये, तो जल्दी करें। देखता, अरे तू थोड़ा डर थोड़ा रख। अभिषेक डरता है, तू नहीं डर रहा है और क्वेश्चंस भी नहीं बना रहा है। हमको तो नहीं लग रहा है। चलो कौन बताएगा कि मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, हाथ खड़ा करना, भेड़ चाल मत कर देना। मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में ज्यादा कौन होगा? क्या होगा? इक्विवेलेंट। मोलर और कौन क्या कहते थे? मोलर। मोलर क्यों मोलर ज्यादा होगा? जो भी जितने लोग बोल रहे थे मोलर कंडक्टेंस, तुम ही तो मोलर बोला ना, तो मोलर कंडक्टेंस क्यों ज्यादा होगा? वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है। वैलेंसी फैक्टर एक से कम नहीं हो सकता। वैलेंसी फैक्टर 1 से कम नहीं हो सकता। बस यही आंसर है कि वैलेंसी फैक्टर एक से कम नहीं होगा। अगर एक से कम नहीं होगा तो हमेशा एक से ज्यादा से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तब इसके बराबर हो रहा है। तो मोलर कंडक्टेंस हमारे पास, सिंस साइड में लिख लेना, सिंस वैलेंसी फैक्टर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, या तो हमारे पास एक के बराबर होगा या तो एक से बड़ा होगा। अगर एक से बड़ा होगा तो हमारे पास मोलर कंडक्टेंस या तो बराबर या तो हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू होगा हमारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस से। लिख लेना साइड में। ये इंपॉर्टेंट है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मोलर कंडक्टेंस के बराबर हो सकता है जब वैलेंसी फैक्टर 1 होगा, मगर अगर हमारे पास वैलेंसी फैक्टर अगर एक से ज़्यादा है तो कभी नहीं होगा, और वैलेंसी फैक्टर एक से कम कभी नहीं होगा। हम यहाँ से जो कंसीडर करते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स कंसीडर करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स जब भी होगा तो टूटेगा, अगर टूटेगा तो एक से ज़्यादा ही बनाएगा, या तो अगर नहीं टूटेगा तो कम से कम एक मोल डाले तो एक ही मोल तो रहेगा। जैसे अगर हमने एसिड डाला, HCl डाला तो वैलेंसी फैक्टर 1 हो जाएगा, मगर जब H2SO4 डालेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। और अगर हमने कुछ दूसरा अगर ट्राइवैलेंट एसिड डाल दिया तो 3 हो जाएगा। मगर एक से ऐसा तो एसिड नहीं होगा कि आधा देगा, आधा H+ देने वाला तो कोई नहीं होता। तो इसी वजह से वैलेंसी फैक्टर हमारे पास जो होगा वो एक से ज़्यादा ही आएगा। क्लियर? आगे बढ़े। अब हमारे पास जो पढ़ने वाले हैं, हमारे पास कंडक्टेंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, उसके बाद देखेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। क्लियर? क्या H3PO4 का हमारे पास 3 होगा। जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंसीडर करोगे तो अब वहाँ पे है क्या, तो स्ट्रॉन्ग करो या वीक करो 3 ही होगा, मगर उसका एचडी का स्ट्रेंथ कम होता है। जो तुम लोग पढ़ते हो ना कि ऑक्सीडेशन नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या इलेक्ट्रोनेगेटिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एचडी का स्ट्रेंथ, तो वहाँ पे H3PO4 के केस में ऑक्सीडेशन नंबर 5 होता है और उसका मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मगर एचडी का स्ट्रेंथ सबसे कम होगा। वो कॉन्सेप्ट है।
दो अलग अलग चीज को ना मिलाओ। हमारे पास नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस, कौन कौन से फैक्टर हमारे पास कंडक्टेंस को अफेक्ट करेगा वो देखेंगे। क्लियर? तो हेडिंग डाल लीजिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस, कौन कौन से फैक्टर कंडक्टेंस को अफेक्ट करेगा। तो अगर लिखना चाहते हैं फ्लोइंग फैक्टर्स विल अफेक्ट द कंडक्टेंस, तो उसमें सबसे पहला कोई बताना चाहेगा कौन कौन से बातों पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर, बहुत अच्छे। टेम्परेचर पे क्या होगा? डायरेक्टली, बहुत अच्छा। और इनवर्सली, अरे डायरेक्टली था। हाँ, बस एक ही बात को घुमाओ नहीं। चलो, और टेम्परेचर के अलावा कोई फैक्टर्स? सॉल्यूट, और वो बोलेंगे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। पहला डिस्टेंस, डिस्टेंस नहीं है, मोबिलिटी बोल सकते हैं, डिस्टेंस नहीं, मोबिलिटी होता है। चलो देखो, सबसे पहला जो हम लोग लिखने वाले हैं वो हमारे पास नेचर, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, कि इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे ले रहे हो। तो अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स लेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे? ज़्यादा। अगर वीक, अगर हमारे पास वीक अगर लेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स तो वो कम आयन में डिसोसिएट करेगा, तो नंबर ऑफ आयंस कम होगा। डिपेंड कर गया कंडक्टेंस। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स, जितना ज़्यादा हमारे पास सॉरी आयंस, उतना ज़्यादा कंडक्टेंस। जैसे अगर मान के चलो दो लोग ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं, एक के पास 500 गाड़ियाँ हैं और एक के पास 50 है, 500 वाला ज़्यादा ट्रांसपोर्ट करेगा। बस यही अंतर है कि जितना ज़्यादा हमारे पास आयंस का नंबर, उतना ज़्यादा वो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कंप्लीटली अगर आयोनाइज होगा तो ज़्यादा आयंस क्रिएट करेगा। बस ये याद रखना कि दोनों सेम टाइप्स के आयंस कंसिडर करेंगे। ऐसा नहीं कि एक हम ट्राइवैलेंट कर लिए और एक मोनोवैलेंट, फिर भी हमारे पास जो जनरली होगा वो स्ट्रॉन्ग का ही ज़्यादा होगा, मगर वो सेम कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। चले, तो सबसे पहला हम लिखेंगे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स लेंगे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में हमारे पास क्या होगा? नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस ये क्या होगा? हाई। क्लियर? अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स लेंगे नंबर ऑफ आयंस हाई होगा। अगर नंबर ऑफ आयंस हाई है तो क्या होगा हमारे पास? कंडक्टेंस क्या होगा? अब इसी चीज को अगर सेंटेंस में लिखना चाहोगे तो लिख लेना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैव अ हाई नंबर ऑफ आयंस विच टेंड्स टू हाई कंडक्टिविटी। क्लियर? दूसरा, अगर इसी चीज को हम लिखना चाहें, अगर हमारे पास दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स रहे, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट रहे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास जो होगा वो कंप्लीट डिसोसिएट नहीं करेगा, पार्शियल डिसोसिएशन होगा। तो अगर पार्शियल डिसोसिएशन होगा तो उस केस में हमारे पास नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस लो होगा, कम होगा। अगर आयंस के नंबर कम हो गए तो कंडक्टेंस क्या होगा? हमारे पास लो हो जाएगा। बस अगर लिखना चाहो तो एक छोटा सा पॉइंट्स ये लिख सकते हो हमारे पास कि अगर स्ट्रांग होगा तो कंप्लीट डिसोसिएशन, कंप्लीट आयोनाइजेशन, और यहाँ पे हमारे पास पार्शियल आयोनाइजेशन। कि नंबर ऑफ आयंस में फ़र्क क्यों पड़ रहा है कि एक तो कंप्लीट टूट रहा है और एक पार्शियल टूट रहा है। क्लियर? ये बात समझ में आया? चलो, दूसरा फैक्टर समझना हमारे पास, दूसरा जो फैक्टर करेंगे मोबिलिटी कर सकते हैं, या फिर हमारे पास उस, अच्छा एक और चीज़ हमने, अच्छा आप लोगों को बताया ड्राइवर वाला एग्जांपल दिया था। जैसे अभी हम बात करें, एक के पास 500 था, एक के पास 50 है। अगर मान के चलो 500 वाले के पास जो जितने ड्राइवर होंगे, 500 अगर 500 ट्रक है 500 ड्राइवर होगा। मान के चलो आपस में बहुत गहरा मित्रता है 500 वालों का, वो एक जगह से दूसरे जगह जाने के बजाय आपस में ही गुटबाजी करेंगे और आपस में ही बात करेंगे, भाई कैसा है,
घर में हाल चाल कैसा? हाँ, टायर आज कितना तेल मारे हो सकता है ईमानदार भी हो, मगर हम इंट्रैक्शन बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो अगर हो सकता है तो जितना ज़्यादा इंट्रैक्शन होगा, तो अगर इंट्रैक्शन होगा तो आपस में ही एसोसिएट होगा, माइग्रेट नहीं करेगा। माइग्रेट नहीं करेगा तो हमारे पास ये बात किस पे डिपेंड करेगा कि आपस में इंट्रैक्शन कैसा है। तो आयन के बीच क्या होता है? इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आयन के बीच जितना अट्रैक्शन कम होगा उतना जल्दी माइग्रेट करेगा। तो इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे पास क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। अगर हाई है तो कंडक्टेंस लो। क्लियर? हमारे पास दूसरा जो फैक्टर है इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरा जो हमारे पास होगा इंटर आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। IIFA। अब यहां से देखना क्या बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास इंटर आयनिक, चेंज कर लेते हैं कलर, हमारे पास अगर इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर हमारे पास क्या है? हाई है। अगर इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर हाई होगा तो मोबिलिटी क्या होगा? मोबिलिटी मतलब मूवमेंट। मोबिलिटी क्या होगा? मोबिलिटी हमारे पास कम। मोबिलिटी मतलब मूवमेंट। मूवमेंट कम होगा तो हमारे पास अगर आयंस कम मूव करेंगे तो हमारे पास कंडक्टेंस क्या होगा? कंडक्टेंस हमारे पास लो। इसी चीज का उल्टा कर सकते हो। अगर हमारे पास इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो हमारे पास मोबिलिटी ज्यादा, कंडक्टेंस हाई। कर लोगे दूसरा या लिख दें? एक फिजिक्स में टर्म्स होता है विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी, बड़ा मुस्कुरा रहा है, मतलब ऐसा था का दिल का बात निकाल दिए हम। तो विस्कोसिटी अगर ज़्यादा होगा तो हमारे पास कंडक्टेंस ज़्यादा होगा या कम? तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हम नहीं लिया, हम तो पूछेंगे। विस्कोसिटी और भी कुछ हो सकता है। चलो, कितने लोगों को पता है विस्कोसिटी क्या होता है वो बताना? कुछ भी, अरे गलत सही कुछ तो बोलो। विस्कोसिटी क्या होता है? पानी। देखो पानी क्या होता है, जैसे पानी चल रहा है, पानी बह रहा है, पानी लेयर वाइज फ्लो करता है सीधा। तो ऊपर वाला लेयर क्या करेगा? नीचे वाले लेयर पर फ्रिक्शन लगाएगा, नीचे वाला लेयर और नीचे वाले पर लगाएगा। तो जो ऊपर वाला लेयर है वो अपोज करता है मूवमेंट को। हर लेयर एक दूसरे को मूवमेंट को अपोज करेगा, और जो मूवमेंट को अपोज करेगा उसी एक लेयर दूसरे मूवमेंट को जो अपोज करता है उसी को बोलते हैं विस्कोसिटी। अब इसको समझना कि अब हमारे पास विस्कोसिटी, अब दो चीज़ समझना, एक हमारे पास गर्म तेल है और एक ठंडा तेल है। अब कौन सा तेल लेना चाहोगे तुम्हारे पर डिपेंड है। कोई भी, हम नहीं बोले कोई भी ब्रांड रख लो, उससे हमको कोई मतलब नहीं। एक बार ठंडा किए, गर्म किए। अब सीधा सिंपली जैसे अगर सरसों का एग्जांपल, क्योंकि सरसों सबके घर में देखा होगा या कुकिंग में देखा, कुकिंग में होता है, किचन में होता है। अब देखो गर्म तेल में एक कोई भी छोटा पार्टिकल्स, कोई भी एक, मान के चलो सरसों का दाना या फिर सरसों दाना फ्लोट कर जाएगा, मतलब एक रेत ले लेंगे या डाइस ले लिए, बर्बाद नहीं करना, रेत डाल के डाइस, जो लूडो खेलते हो ना वो डाइस हमने अगर डाला, अब इनफ उसका वेट है, तो क्या होगा? ठंडे तेल में देखोगे धीरे धीरे एक जगह से नीचे जाएगा, मगर जब गर्म तेल होगा वो सडनली मूव करेगा। तो गर्म तेल में क्या होता है कि विस्कोसिटी कम होती है, और हमारे पास जो जितना जो ठंडा तेल है वो हाई डेंस होगा। हाई डेंस के कारण क्या होता है? उसका विस्कोसिटी हमारे पास ज़्यादा होगा। तो अगर विस्कोसिटी ज़्यादा है तो अपोज भी ज़्यादा करेगा, अगर अपोज ज़्यादा करेगा मूवमेंट कम होगा। इस चीज़ को और थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझना कि पानी में मटेरियल, जैसे एक है तुम्हारे पास सरसों तेल, अरे तो तुम ही ने पूछा तो तुमको एग्जांपल है। एक सरसों तेल है, एक मोबिल है, मोबिल जो लुब्रिकेंट डालते हो, इंजन ऑयल और सरसों दोनों में डेंसिटी देखे हो, अंतर आएगा। वो गाढ़ा होता है, वो हाई डेंस। तो अगर जो इंजन ऑयल में अगर डिप करोगे ना तो मूव नहीं करेगा जल्दी,
और जब सरसों में डालोगे तो उसकी विस्कोसिटी कम होगी इंजन ऑयल के कंपैरिजन में, तो जल्दी मूव करेगा। तो यहाँ पे समझ में आया विस्कोसिटी? क्योंकि हाई टेम्परेचर पे विस्कोसिटी कम होता है। अरे तो दोनों हाई टेम्परेचर पे डेंसिटी नहीं डिपेंड करता है। कैसा है अरे यार वक्त, डेंसिटी जो डेंसिटी होगा मास बाय वॉल्यूम है, और वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। तो हाई टेम्परेचर पे क्या, हम बस ये बताना चाह रहे थे कि अगर जब विस्कोसिटी कम होगा तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ज्यादा होगा, और विस्कोसिटी अगर ज्यादा होगा तो पार्टिकल के मूवमेंट को अपोज करेगा। इसका दूसरा एग्जांपल बोलने वाले थे कि अगर तुम मान के चलो कि जिस समय सरहुल का मेला होता है उस समय तुमको फिराया लाल से मान के चलो मंदिर जो है, कौन सा चौक है वो, सरजना चौक, हमें ऐसो फिराया लाल से सरजना चौक तक जाना है सरहुल के ड्यूरिंग, जहां भी जाना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाना है। दूसरा, अभी जब हमारे पास एक नॉर्मल डे हो उस समय अगर मूव करना है तो जितना ज़्यादा तुमको अगर लोग ठेलने के लिए रहे या जितना ज़्यादा अपोज करेंगे तुम्हारे को उतना ज़्यादा मूवमेंट कम होगा। तो विस्कोसिटी वही करता है कि मूवमेंट को अपोज करेगा। तो जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा वो ज़्यादा अपोज करेगा तो मूवमेंट कम होगा। अगर मूवमेंट कम होगा तो आयंस एक जगह से जल्दी अगर नहीं जा पाएगा तो कंडक्टेंस कम होगा। क्या बात समझ में आया? क्लियर सबको? चलिए, तो तीसरा फैक्टर हमारे पास, ये नहीं लिखे थे, ये वाला नहीं लिखे थे, इंटर आयनिक फोर्स ऑफ, अरे जाहिलो, चलो तीसरा हमारे पास क्या आ जाएगा? इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉरी ये विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी अगर हमारे पास विस्कोसिटी अगर हमारे पास ज्यादा है तो मोबिलिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और मोबिलिटी कम होगा तो हमारे पास मोबिलिटी अगर कम हो गया तो कंडक्टेंस लो हो जाएगा। इसका उल्टा कर सकते हो, ऐसा काहे लगता है कि पुराने जन्म में ना कुछ तो रिलेशन था। हर बात काटने पर बैठे रहते हो, कभी सपोर्ट नहीं करना है। अरे ये हो गया, अरे नहीं सर ऐसा भी तो कीजिए। एस नहीं, स्पेलिंग से होता है। अरे तो कभी कभी तुम लोग ना ज्यादा करने लगता है। स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है। चलिए जल्दी कीजिए। चलिए नेक्स्ट फैक्टर बोल रहे थे टेम्परेचर। टेम्परेचर में अगर हमारे पास बढ़ाएंगे तो क्या होगा? हमारे पास मोबिलिटी बढ़ेगी। जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी वही मोबिलिटी, मोबिलिटी बढ़ेगी तो हमारे पास कंडक्टेंस। हाई टेम्परेचर पे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स का लो टेम्परेचर के कंपैरिजन में कंडक्टेंस हाई होगा। क्लियर इतनी बात है? छोड़ो, वीडियो में अच्छा नहीं लगता, ऐसा करता कि कहा करता। चौथा हमारे पास क्या हो गया? टेम्परेचर। टेम्परेचर टेम्परेचर हमारे पास क्या होगा? अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करवाएंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करवाएंगे, इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? घटेगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा, और इंटर आयनिक फोर्स अगर घटेगा तो हमारे पास मोबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। अगर मोबिलिटी बढ़ेगी तो कंडक्टेंस
टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये क्या होगा, एक आयन दूसरे आयन को थोड़ी अट्रैक्ट करेगा। अब उसके पास स्पीड है तो रैंडम मोशन करेगा ना, रैंडम जैसे जैसे सीधा सिंपली टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो मूवमेंट बढ़ेगा ना, मूवमेंट बढ़ेगा तो अब रैंडम तो हो नहीं रहा। कैथोड से एनोड, जो कैटायन है वो हम कैथोड को अप्रोच करेगा, एनायन एनोड को अप्रोच करेगा तो उसका स्पीड बढ़ जाएगा। तो वही तो कैथोड से हमें क्या करना है, कैटायंस को कैथोड पहुंचाना है, एनायंस को एनोड पहुंचाना है। तो जितना जल्दी जल्दी होते जाएगा उतना ज़्यादा कंडक्टेंस होगा। हाँ हाँ कर ले। अब नेक्स्ट देखेंगे हाइड्रेशन। हाइड्रेशन याद है हमने पढ़ा था थर्मोकेमिस्ट्री। हाँ, हाइड्रेशन एनर्जी नहीं है, यहाँ पे हम बात करेंगे हाइड्रेशन स्फीयर की। जितना ज़्यादा पानी डालेंगे उतना ज़्यादा हाइड्रेशन होगा। अगर उतना ज़्यादा अगर हाइड्रेशन होगा तो हाइड्रेशन स्फीयर का साइज बड़ा होगा। हाइड्रेशन स्फीयर दे समझना, जैसे जैसे अगर हमारे पास सोडियम डालेंगे, सोडियम डालेंगे तो ये पॉजिटिव सोडियम होगा। सॉल्वेंट में डालेंगे, जैसे अगर हमने पानी लिया तो पानी लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये पॉजिटिव है। ऑक्सीजन का हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन होता है वो हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव। ये इसको अप्रोच करेगा। यहाँ पे भी हमारे पास ऐसा होगा। जितना ज़्यादा हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वाटर को क्या होगा, एब्जॉर्ब किया होगा। अगर वाटर को एब्जॉर्ब किया होगा तो समझना इस चीज़ को, अगर मान के चलो कि सिंपली जैसे अगर हम सोडियम है तो वाटर अगर हमसे चिपकेगा तो मान के चलो कुछ चीज़ ऐड हो रहा है तो मेरा मास क्या होगा, बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा। अगर साइज बढ़ेगा तो मान के चलो कि हम सुमो बन गए, जापानीज सुमो, मोटा हो गए। किधर इतना नहीं है तो मोटा हो गए। जैसे मोटा हो जाएंगे एक जगह से दूसरे जगह तक जाने का जो हमारे पास मोबिलिटी होगा साइज बढ़ने के बाद वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, घट जाएगा। और घट जाएगा तो कंडक्टेंस कम हो जाएगा। तो अगर हमारे पास हाइड्रेशन, अच्छा अगर पानी है तो हाइड्रेशन, अगर पानी नहीं है तो दूसरा क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन। तो हाइड्रेशन पानी के इसमें, अगर पानी के अलावा कोई दूसरा सॉल्वेंट है तो सॉल्वेशन। तो जितना ज़्यादा सॉल्वेशन होगा उतना ज़्यादा हमारे पास उतना साइज बढ़ेगा, और उतना साइज बढ़ेगा तो हमारे पास मोबिलिटी उतनी घटेगी। अगर मोबिलिटी घटेगी तो कंडक्टेंस। ये बात समझ में आ गया। चौथा हमारे पास पांचवा आ जाएगा हाइड्रेशन। हम यहाँ पे हाइड्रेशन की बात करेंगे, सॉल्वेशन की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट जो जनरली लेंगे वो पानी में ही लेंगे। क्लियर? अरे तो लिख ले सॉल्वेशन। बाकी यार हाइड्रेशन और सॉल्वेशन। तो अगर हमारे पास हाइड्रेशन अगर हमारे पास हाई है तो हमारे पास हाइड्रेशन स्फीयर, हाइड्रेशन स्फीयर मतलब वो जो अगर एटम स्फेरिकल मानते हैं तो अगर हाइड्रेशन ज़्यादा होगा तो जो स्फीयर का साइज हो जाएगा वो बड़ा हो जाएगा। अगर बड़ा हो जाएगा तो मोबिलिटी, तो हाइड्रेशन स्फीयर का साइज बड़ा हो जाएगा। या हाइड्रेशन रेडियस भी बोल सकते हो। स्फीयर अच्छा लगा हमको, अच्छा लिख दिया हाइड्रेशन स्फीयर। और उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, मोबिलिटी हमारे पास घट जाएगी, हमारे पास कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। लिख लीजिए। अच्छा सॉरी, फ्लो में कभी इधर से उधर चले जाते हैं। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो डाइल्यूशन का कॉन्सेप्ट है। डाइल्यूशन का मतलब दरअसल, यस सर, बहुत अच्छे, अरे वाह। और तू गोबर, मगर ये भी डिपेंड करता है किसका। चलिए जल्दी कीजिए।
का मन का छुपा रहा है, झुक का रहा है फिर। टाइम हो गया, चलिए थैंक यू एवरीवन।